Welcome everyone to Malukka IAS. My name is Mohit Bansal. Today we are going to undertake a session on fundamental duties. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आज. ये हमारी लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. शायद थोड़ी सी इंटरेक्टिव ये ना हो पाए हमारी क्लास. एंड सेकंड, हम एक बीच में से टॉपिक ले रहे हैं पॉलिटी का, फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी के, वो भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा ताकि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझते हुए कोई दिक्कत ना आए. That topics I am also going to give you a brief overview. इसके बारे में समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उसका नाम है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आर्टिकल 51A इसमें मेंशन है. पार्ट 4A का मतलब है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है. कैसी किताब है? रूल्स की किताब है. कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है. उसके अंदर बहुत सारे रूल्स मेंशन है. देयर आर सो मेनी रूल्स मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. जो बात करते हैं रूल्स, सरकार का गठन कैसे होगा, जैसे इलेक्शन से होगा, कौन वोट कर सकता है एक्सेट्रा. सरकार गठित हो गई तो वो चलेगी कैसे, जैसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम से चलेगी. सरकार को गिराया कैसे जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिराया जा सकता है. लोगों के अधिकार क्या होंगे, विस बाय विस गवर्नमेंट, वो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है. लोगों की ड्यूटी क्या होगी, विस बाय विस नेशन, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर में मेंशन है. तो इस पूरी किताब को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. उन चैप्टर्स का नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक्सेट्रा. ऐसे कुल अराउंड 24 चैप्टर्स हैं. तो ये जो चैप्टर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है और उस चैप्टर का नाम है पार्ट 4A. पार्ट 4A. पार्ट 4A. इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15A, और उसके 11 सब क्लॉसेज हैं. आर्टिकल क्या बात करते हैं, रूल के बारे में बात करते हैं. आर्टिकल 1 एक रूल बताएगा, आर्टिकल 2 दूसरा रूल बताएगा, आर्टिकल 3 तीसरा रूल बताएगा एक्सेट्रा. तो ये आर्टिकल 51A एक आर्टिकल है जिसमें रूल्स मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग. और उस आर्टिकल के अंदर 11 सब क्लॉज हैं जो 11 चीज़ों के बारे में बात करते हैं. वो जो 11 चीज़ों के बारे में बात करते हैं. और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी. इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है. जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में मेंशन नहीं थी. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं किया था. इसको बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में मेंशन किया गया. अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कुछ चेंज करना. तो इसमें एक एडिशन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. और इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्वर्ण सिंह कमेटी जो बिठाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा 1970s में,
उसकी रिकमेंडेशन के बेस पे फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। कल आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि भारत में ये यूनिक है या इंडिया में ही ये पाया जाता है। दुनिया में जो सोशलिस्ट नेशंस हैं जैसे कि सोवियत यूनियन, चाइना एक्सेट्रा, वहाँ पे ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक नागरिक जो होने के नाते हम कई फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करते हैं, फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करते हैं, अधिकार, मौलिक अधिकार इंजॉय करते हैं। जैसे इक्वालिटी, आप जैसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हो, आप सभी को अधिकार है कि आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, जेंडर के नाम पे, आप सभी को बराबरी का मौका मिले। फ्रीडम कि हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, कोई भी ऑक्यूपेशन करने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, फॉलो करने का अधिकार है, उसका प्रचार करने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार दिए हुए हैं हमें। अगर गवर्नमेंट हमसे ये अधिकार ले लेती है, हमने कुछ बोला और हमको जेल में डाल दिया बेवजह, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी एज अ प्रोटेक्टर आएगी और हमें जेल से बाहर निकालेगी और सरकार को भी डांट लगाएगी कि क्यों आपने इस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को लिया। फॉर एग्जांपल, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपा केसेस लगाए गए थे 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे पिछले साल, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे CA/NRC के खिलाफ। तो प्रोटेस्ट करना एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। वायलेंस करना अधिकार नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करना जरूर है। उनके खिलाफ टेररिस्ट केस लगाकर उनको जेल में डालना फंडामेंटल राइट्स को खींचने की बात है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल देते हुए बोला कि इन पर टेररिस्ट केस लगाना गलत था। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे फंडामेंटल राइट्स के हैं, उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, हमें सरकार के खिलाफ, स्टेट के अगेंस्ट क्लेम देते हैं कि सरकार हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सरकार हमारी आज़ादी को नहीं छीनेगी, सरकार हमारे अस्तित्व को नहीं छीनेगी, सरकार हमें धर्म को फॉलो करने के अधिकार को नहीं छीनेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसके रिवर्स है। वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये क्या, हम फंडामेंटल राइट्स में तो हम ये मांग रहे हैं कि सरकार हमारे साथ क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, आज़ादी नहीं छीनेगी एक्सेट्रा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम सरकार, हम देश के लिए क्या करेंगे, हम समाज के लिए क्या करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन में, चाइना में आपको मिलेगा। वहीं से हमने इंस्पायर्ड होते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट ये कॉन्सेप्ट आपको USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा, जो कि एक लिबरल कंट्रीज़ हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सोवियत यूनियन में दोनों है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। और क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटिव है, इनसेपरेबल है, म्यूचुअली कनेक्टिंग है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। महात्मा गांधी भी ये बात करते थे कि विदाउट फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स आर इनकम्प्लीट। दोनों एक दूसरे को पूरे करते हैं। दे आर बोथ व्हील्स ऑफ द सेम बाइसाइकिल, they are both faces of the same coin, they are both are the same sides of the coin। तो ये चीज़ें जो भी थियोरेटिकली मैं बातें कर रहा हूँ कि USSR में क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन हैं, USA कनाडा में मेंशन नहीं है, ऐसा क्यों है, या फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं,
ये सब अभी आपको बातें थोड़ी सी थ्योरेटिकल लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये सारी बातें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं थी, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन नहीं किया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि गांधी जी एडवोकेट करते थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। इंस्टेड उन्होंने ड्यूटीज ऑफ स्टेट मेंशन की थी, जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ क्या है, कि उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि वो देश के नागरिकों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनको हेल्थ प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उनको उनके लिए क्लीन एयर क्लीन वाटर इंश्योर करेगी, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी एक्सेट्रा। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो है गवर्नमेंट की लगाई हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लोगों की ड्यूटीज़ लगती हैं, ऑब्लिगेशंस लगती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसीलिए रूलिंग कांग्रेस पार्टी जो थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, 1976 इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो उस वक्त इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ना इंक्लूड करना एक हिस्टोरिक ब्लंडर थी, ये काफ़ी बड़ी गलती थी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स की, उनको नागरिकों की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी इंक्लूड करनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब समझते हैं कि ये ड्यूटीज़ हैं क्या। पहले एक बार ड्यूटीज़ को पढ़ लो, फिर आपको ये सारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझ आएगा कि यूएसएसआर में क्यों है, यूएसए में क्यों नहीं है, कैसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंटरकनेक्टेड है, ये भी आपको समझ आएगा। तो पहले देखो ड्यूटी होता क्या है। ड्यूटी होती है कर्तव्य, धर्म, कि कुछ हमारी एक मोरल ऑब्लिगेशन है किसी सेकंड पर्सन की तरफ या सोसाइटी की तरफ, इन जनरल लोगों की तरफ। सेकंड पर्सन आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके नोन में है, या अननोन पीपल, जनरल पब्लिक हो सकती है। उन सभी के प्रति आपकी एक मोरल ऑब्लिगेशन है जो आपको पूरी करनी है। उसको पूरा करने से आप एक समाज के जिम्मेवार नागरिक बनते हो। यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो जो जिम्मेवारियां हैं जो आपको पूरी करनी है, वो दूसरे के बेनिफिट के लिए नहीं पूरी करनी। देखो दूसरे को तो बेनिफिट हो गई ऑब्वियसली, जो आप जिम्मेवारियां पूरी करोगे, एक मॉरल ड्यूटी पूरी करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जिम्मेवारियां जो हैं आप पूरी करोगे, कर्तव्य का पालन करोगे, उससे आपको भी बेनिफिट होगा। वो आपके अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप, मैं, 130 करोड़ लोग इस देश के इन सभी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं तो ये पूरे के पूरे देश को बेनिफिट होगा, पूरे के पूरे समाज को बेनिफिट होगा, हम सब उसका बेनिफिट उठाएंगे। कैसे? अब इन ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इन ड्यूटीज़ को मैं एग्जाम्पल्स के साथ, केस स्टडीज़ के साथ आपको समझाऊंगा। पहली ड्यूटी ये कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, उसको ओबे करेंगे, उसके प्रोविजंस को, आइडियल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी मीन्स बेसिक ड्यूटी जो हर नागरिक को पूरी करनी है, हर सिटीजन को पूरी करनी है। इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन हर एक नागरिक से है कि वो ये काम करेगा, और इस काम को करने से एक समाज जो हमारा है वो बेहतर होगा, और उस समाज में हम सभी रह रहे हैं तो हम सभी को उससे फायदा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की पहली ड्यूटी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको फॉलो करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाएगी, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप भेदभाव नहीं करोगे जात के नाम पे, आपके रियल
लाइफ एग्जांपल्स ही लो कि कई घरों में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, अगर वो घर में काम करें तो उनके लिए बर्तन अलग रख देते हैं, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन आपसे इक्वालिटी प्रैक्टिस करने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपसे एक्सपेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि आप कुछ भी बोल सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप किसी को डिफेम नहीं करोगे, बिना एविडेंस बिना फैक्ट्स के आप किसी को भला बुरा नहीं कहोगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाली बात है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो बट एट द सेम टाइम वायलेंस नहीं करोगे, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल CNRC प्रोटेस्ट हुए लास्ट ईयर, बाद में दंगे हुए, किसने भी कराए, उसने फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया, फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया। 26 जनवरी को वायलेंट एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था दिल्ली में, जिसने भी कराए फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, उसके आइडियल्स को फॉलो नहीं किया। हथरस में यूपी में गैंग रेप किया गया एक दलित लड़की का, उसको जला दिया गया विदाउट लेटिंग हर पेरेंट्स टू डू द लास्ट राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया गया। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना फंडामेंटल ड्यूटी है। ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे देश के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को सिंबल देते हैं, सिंबल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देंगे। अमेरिका में जहाँ पे लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसी भी पर्सन पे, वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैग को भी अंडरवियर बना के पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिबरल सोसाइटी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमसे इतनी ज़्यादा ओवर लिबरलिज्म की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही आज़ादी है, कोई अड़चन, कोई बंदिशें नहीं है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, नहीं कि हम फ्लैग को जलाएं, फ्लैग को तोड़ मरोड़ पे गिरें, फ्लैग को रास्ते पे गिर दें, ऐसा वो नहीं चाहता। तिरंगे को रिस्पेक्ट हमसे एक्सपेक्टेशन करता है, नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट की वो बात करता है कि जब भी नेशनल एंथम बजे हम खड़े होकर उसको सम्मान दें, सच्चे मन से सम्मान दें, सच्चे मन से सम्मान दें। तभी स्कूल में बजाया जाता है तो सभी स्टूडेंट्स सीधे खड़े हो जाते हैं। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट, हॉकी, फुटबॉल, कोई भी हो, हमारा जब नेशनल एंथम जलाया जाता है तो स्टेडियम में सभी लोग खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म करने की बात है। इसी नेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सिनेमा हॉल्स में कोई भी मूवी दिखाने से पहले नेशनल एंथम बजाया जाएगा, ताकि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरी कर सके, हम देश को रिस्पेक्ट शो कर सके बिफोर एक्सपीरियंसिंग एनी एंटरटेनमेंट इन द थिएटर्स। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हर नागरिक को ये पूरी करनी है। उसके बाद चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, उसको चेरिश करें और उसको फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें, जीवन में उतारें। इनजस्टिस के खिलाफ बोलना भगत सिंह ने सिखाया। तो जब करप्शन हुआ, 2G स्कैम, कोल स्कैम, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा किया। सत्य के लिए लड़ना थ्रू नॉन वायलेंस गांधी जी ने सिखाया। तो जब अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, नॉन वायलेंट मूवमेंट हुआ अगेंस्ट करप्शन, फंडामेंटल ड्यूटी का आह्वान है। भाईचारे को प्रमोट करना, ब्रदरहुड को प्रमोट करना, सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब ने हमें सिखाया, इन सब ने सिखाया। जब न्यूज़ आती है भोपाल में
कि एक मुस्लिम ड्राइवर अपनी ऑटो में उसको कन्वर्ट कर देता है एज एन एम्बुलेंस, ताकि वो भोपाल के लोगों को जो कोविड-19 से पीड़ित हैं उनको हॉस्पिटल तक लेके जाया जा सके। और अपनी एम्बुलेंस में उसने ऑक्सीजन भी रखी हुई है, ताकि रास्ते में अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन भी मिल जाए। और वो निस्वार्थ सेवा करता है फॉर प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करने की बात है, फॉलो करने की बात है। तो जितनी भी आइडियल्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किए हैं, उसको अपनाना अपनी ज़िंदगी में फंडामेंटल ड्यूटी है, ताकि जो उन्होंने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया हमारे लिए, वो बलिदान सेक्रीफाइस व्यर्थ ना जाए, वो व्यर्थ ना जाए। उसके बाद टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। सॉवरेनिटी होती है सिंपल आसान शब्दों में, वैसे प्रेम्बल में पढ़ाता हूँ मैं, अभी थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ। इंडिपेंडेंस, कि हम इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरा मुल्क हमें कंट्रोल नहीं कर रहा। यूनिटी, देश की यूनिटी, कि सभी लोग चाहे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेल हो, फीमेल हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, कोई भी हो, सब मिलके रहें, झगड़ा ना करें। इंटीग्रिटी, की कोई सेपरेट नेशन की डिमांड ना करे, खालिस्तान, नागालैंड, तमिलनाडु एक्सेट्रा, कोई भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात ना कहे। इंटीग्रिटी, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। कि आप कोई सीक्रेट डील कर रहे हो ब्रिटिश या यूएसए के साथ, जिससे हम फिर से गुलाम हो जाएंगे उस देश के, तो ये सोवरेनिटी को वायलेट करने की बात है। ये फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं होगा, उससे फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं होगी। अगर कोई खालिस्तान की डिमांड करता है, कोई नागालैंड की डिमांड करता है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में मतभेद पैदा करता है, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा। एक न्यूज़ आई जिसमें सिख समुदाय जो है मुस्लिम को इफ्तार पार्टी दे रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो कर रहा है कि वो भाईचारे को प्रमोट कर रहा है, देश की यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, देश की यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि हम अपनी देश को रक्षा करेंगे और जब भी देश की रक्षा करने की बात आएगी हम हमेशा तैयार रहेंगे। किसी भी तरीके से हम रक्षा कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस के थ्रू कोई गुप्तचर इन्फॉर्मेशन दे दो कि पड़ोसी मुल्क से कोई आतंकवादी आया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप इंटेलिजेंस एजेंसी को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को दे दो। फॉर एग्जांपल पठानकोट में एक पुलिस ऑफिसर थे, उनको पता चला कि पठानकोट में टेररिस्ट आ गए हैं और उनकी कार लेके भाग गया है, तो उन्होंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करते हुए उसके बारे में इन्फॉर्म किया टू दी हाई कमांड्स। तो फिर पठानकोट में अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया अगेंस्ट दोज टेररिस्ट। कारगिल के दौरान जो बॉर्डर एरियाज थे उसमें रहने वाले लोगों ने मिलिट्री को बताया, जब भी कोई अनटूवर्ड मूवमेंट होती थी बॉर्डर एरिया पे, वो मिलिट्री को सूचित करते थे। मिलिट्री तैयार हो जाती थी और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर से आ रही को रोकते थे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं या टेररिस्ट हैं वो बॉर्डर क्रॉस ना कर जाएं, वो बताते थे। तो वो अपनी नेशनल ड्यूटी को फॉलो कर रहे थे, वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो कर रहे थे। जब लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का, जब देश में फूड शॉर्टेज हो गई थी, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तब उन्होंने बोला कि हर मंगलवार को सभी भारतीय व्रत रखेंगे। तो वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करना। जब देश में कोरोना फैल रहा था तो जनता कर्फ्यू लगाया गया ताकि लोग घरों में बैठे, ताकि उसकी स्प्रेड को रोका जा सके। फिर उसके बाद फुल फ्लेज लॉकडाउन लगाया गया 3 महीनों का। चुपचाप लोग घर में बैठे, तो लोगों ने क्या किया? अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को
फॉलो किया, क्योंकि कोरोना जो था वो एक तरह की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी था। अगर इतना फैल जाए, इतने लोग मर जाएं, मिलिट्री में फैल जाए, ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस में फैल जाए, इंडस्ट्रीज में फैल जाए, तो हमारी सारी इकोनॉमी, पॉलिटी, सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाएगी। दुश्मन देश इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और कभी भी हम पे आक्रमण कर सकता है, और चाइना ने किया भी गलवान वैली में। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि हम देश की रक्षा करने में हमेशा आगे रहें और अपने कर्तव्य का आह्वान करें। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है कि हम भाईचारे को बढ़ाएं, हार्मनी बढ़ाएं, पीस बढ़ाएं आपस में, और किसी भी तरीके के समुदाय हो, चाहे रिलीजन के बेस पे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या लैंग्वेज के बेस पे हो, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, मलयाली, तमिल, गुजराती, मराठी, एक्सेट्रा, या रीजनल, महाराष्ट्र का कोई है, ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये नॉर्थ का है, ये सेंट्रल इंडिया का, वेस्ट इंडिया का है, साउथ इंडिया का है। ये सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ की बीच में भी सेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे राधा स्वामी हैं, या आर्य समाजी हैं, ब्रह्मो समाजी हैं, एटसेट्रा। किसी भी तरह की हमारी पहचान हो, किसी भी समुदाय से हम ताल्लुक़ रखते हो, हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम दूसरे समुदाय के लोगों के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप रखेंगे, कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं रखेंगे, कोई मतभेद नहीं रखेंगे, कोई उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। गुजरात दंगे हुए तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन था। सिख दंगे हुए 1984 में, फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन था। हम कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा जिससे विमेन की डिग्निटी पे ठोस पहुंचे। निर्भया एक्ट जो हुआ था, निर्भया कांड जो हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन था। हथरस में जो हुआ वो फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन था। उस पर्सन ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं आह्वान किया। मी टू मूवमेंट चला था, जिसमें काफ़ी सारी वुमेन आगे आई जिन्होंने बताया कि उनको सेक्सुअल हरासमेंट उन्होंने फेस किया। फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन था वो। काफ़ी सारी वुमेन जो हैं एसिड अटैक फेस करती हैं। फॉर एग्जांपल कंगना रनौत की जो सिस्टर है, रंगोली रनौत, उन्होंने भी एसिड अटैक फेस किया। फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन है। दहेज मांगना फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में हिंसा, चाहे छोटी बच्ची का हो या बीवी का हो, माँ का हो, किसी का भी हो, फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप एक अच्छे करेक्टर शो करोगे टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग द अपोजिट जेंडर, दैट इज वुमेन, और किसी भी दूसरे समुदाय के प्रति आप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रखोगे, ताकि देश में पीस, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। क्योंकि जितनी पीस होगी, जितनी शांति होगी, उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। पीस एंड प्रोस्पेरिटी आर लिंक टू ईच अदर। अगर आपके घर में शांति नहीं है तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। वैसे ही देश का हाल। अगर आप किसी दिल्ली में, पीजी में, होटल में, फ्लैट में कहीं पढ़ रहे हो, वहाँ पे शांति नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपकी तरक्की नहीं हो सकती, प्रोस्पेरिटी नहीं आ सकती कभी भी। तो देश की तरक्की तभी होगी, समुदाय की तरक्की तभी होगी, एक इंसान की तरक्की तभी होगी जब वो दूसरे के साथ हारमोनियस, पीसफुल, कॉमरेडरी, फ्रेंडशिपफुल रिलेशनशिप रखेगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेगा सेकेंड पर्सन के साथ। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कि कंपोजिट कल्चर का मतलब है कि कोई सिंगल होमोजीनियस यूनिफॉर्म कल्चर नहीं है। नॉर्थ इंडियंस का अपना कल्चर है, छोले भटूरे खाएंगे, वो भंगड़ा करेंगे, गिद्दा करेंगे, हरियाणवी डांस करेंगे। बंगालियों का अपना कल्चर है, फिश कड़ी खाएंगे, उनके अपनी दुर्गा पूजा होती है, उनकी अपनी ड्रेसेस हैं, उनकी अपने रीति रिवाज हैं। ऐसी साउथ इंडियन का अपना कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का अपना कल्चर है, वेस्ट इंडिया का अपना कल्चर है। तो हम इस सभी कल्चर को वैल्यू करेंगे, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाएंगे, पहली बात।
भरतनाट्यम से भी हम उतना ही प्राइड करेंगे जितना हम भांगड़ा से करते हैं। बंगाली लैंग्वेज से उतना प्राइड फील करेंगे जितना हम संस्कृत में करते हैं। तो हम अपने कंपोजिट कल्चर को वैल्यू करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। हम योगा से शर्मिंदा नहीं होंगे कि हम जुम्बा करेंगे तो ज़्यादा फिट रहेंगे, योगा करेंगे तो अनफिट हो जाएंगे। हम एलोपैथी से ही सिर्फ इलाज कराएंगे, आयुर्वेद तो कुछ भी नहीं है, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखेंगे। आयुर्वेद की अपनी जगह है, आयुर्वेद से भी इलाज करेंगे अपना, योगा से भी करेंगे, जहाँ पे एलोपैथी की जरूरत होगी एलोपैथी से करेंगे, मॉडर्न मेडिसिन से। तो हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, वैल्यू करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसको कम नहीं आंकेंगे, उस पर प्राइड फील करेंगे, एरोगेंस नहीं करेंगे या अभिमान नहीं फील करेंगे, घमंड नहीं फील करेंगे कि हमारा ही कल्चर सबसे बेस्ट है दुनिया में, ऐसा भी फील नहीं करेंगे। वी आर ओपन टू लर्निंग फ्रॉम अदर कल्चर्स आल्सो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंफीरियर फील करें। स्वामी विवेकानंद की तरह हम छाती तान के वर्ल्ड के सामने अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। हमारे खाना, हमारा रहन सहन, हमारी विचार, सोच, फिलोसफी, ड्रेसेस, सबको प्रमोट करेंगे। तो जब ऐश्वर्या राय साड़ी पहन के कांस में जाती है तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो कर रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी यूएन में हिंदी में स्पीच देते हैं तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करते हैं। जब इंटरनेशनल योगा डे हम बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में हम योगा को प्रमोट करते हैं, तो हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को हम आयुर्वेद के थ्रू डायबिटीज़ की इलाज कराते हैं, मेडिटेशन के थ्रू हाइपरटेंशन का इलाज करवाते हैं, तो हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का फॉलो कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हम भरतनाट्यम, भांगड़ा को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। तो यही फंडामेंटल ड्यूटी की एक्सपेक्टेशन आपसे है। उसके बाद आता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, बढ़ावा दो। एक सज्जन थे पटियाला के पास थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के गांव गांव जाके पेड़ लगाए। ना सिर्फ पेड़ लगाए, उनका पालन पोषण भी किया, उनको बड़ा किया। ही वॉज नोन एज ट्री मैन ऑफ पंजाब। अभी उनका कोरोना की वजह से देहांत हुआ है, उनका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को प्रमोट करते। एक राजेंद्र सिंह के नाम से व्यक्ति थे, हैं इस वक्त महाराष्ट्र में। उन्होंने महाराष्ट्र की जो लेक्स थी उनको रिवाइव किया, उनको सूखा नहीं रहने दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो पानी बारिश का आ रहा है उसको कलेक्ट किया, सेव किया, जिससे गांवों में हरियाली आई, खेती को बल मिला, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिला, एटसेट्रा। ही वॉज नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अभी मैंने देखा एक न्यूज़ आई कि मुंबई में एक फ्लैट से एक कुत्ते को नीचे गिर दिया, मतलब 30th फ्लोर से एक कुत्ते को नीचे गिर दिया, जिंदा कुत्ते को। उसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया। ऐसी एक न्यूज़ आई केरल में कि पाइनएप्पल के अंदर एक्सप्लोजिव डाल दिए, बम पटाखे डाल दिए, उसको रख दिया जंगल में। एक फीमेल एलिफेंटेंस आई, हाथीनी आई, उसने उस पाइनएप्पल को खा लिया और उस एक्सप्लोजिव उसके पेट में फटा और उसके पेट में एक बच्चा था। शी वॉज प्रेग्नेंट, वो भी मर गई और वो प्रेग्नेंट जो थी एलिफेंटेंस, उसका बच्चा भी मर गया। तो उसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं की। अभी न्यूज़ आ रही थी कि देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ लाइक जॉन अब्राहम और कार्तिक आर्यन एटसेट्रा जो काम कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इस कोरोना के टाइम में उनको प्रॉपर फीड मिले, प्रॉपर शेल्टर मिले, एटसेट्रा। दे आर हैविंग कंपैशन फॉर अदर लिविंग क्रिएचर्स। तो उन्होंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा किया। हमारे आम जीवन में भी हम गाय के लिए रोटी रखते हैं, सुबह कुछ स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाते हैं, तो हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं।
टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन हमसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे, हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करेंगे। पहले एक अंधविश्वास की कहानी आ रही थी कि कोई आता है और औरतों की चोटी काट के चला जाता है, तो इसका मतलब हमने फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया। कोई एक न्यूज़ आ रही थी दिल्ली में कि बिज्जू बिज्जू कोई नाम से कोई क्रिएचर है और वो लोगों को डराता है, धमकाता है, एटसेट्रा, तो हम अंधविश्वास में विश्वास करें तो वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे। न्यूज़ में हम विश्वास करने जाते हैं कि किसी मूर्ति, गणेश की मूर्ति ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया, अंधविश्वास, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म पे विश्वास ना रखो या आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास ना करो, रखो बट साइंटिफिकली रखो। भगवान क्या है, भगवान चाहता क्या है, गीता को पढ़ो, उससे उसको आपको मालूम होगा कि भगवान रैशनली आपसे क्या चाहता है, उसको फॉलो करो। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखो, जानने की उत्सुकता रखो। ये तो सिविल सर्वेंट, हर सिविल सर्वेंट की एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट की एक बेसिक क्वालिटी है क्यूरियोसिटी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जानने की उत्सुकता। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो रही हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है, एटसेट्रा, ये होना चाहिए। जैसे अब इतनी सारी वैक्सीन हैं, फाइजर की, मेडोना की, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, एटसेट्रा, आपको पता होना चाहिए कि उसमें डिफरेंस क्या है। देशों में दूसरी वेव, थर्ड वेव कोरोना की क्यों आ रही है, आपको पता होना चाहिए। ये इंक्वायरी की स्पिरिट होनी चाहिए, ना सिर्फ सिविल सर्विस एस्पिरेंट में बल्कि आम जनता में होनी चाहिए। देन रिफॉर्म की होनी चाहिए। हमने पहले सती प्रथा का छोड़ा, हमने विडो रीमैरिज के प्रति रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ा। अभी मौका है हमारे पास कि हम अपने आप को बदलाव करें, डोरी को छोड़ें। लोअर कास्ट के प्रति सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी थॉट्स हैं उसको छोड़ें, गिव अप करें। तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना जरूरी है। ह्यूमनिज्म की भावना हमारे मन में होना चाहिए। अब वैक्सीन जो है 0.1% सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को लगी है, तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए कि भाई हम ट्रांसजेंडर्स के पास जाएं, उनके पास वैक्सीन कैंप्स लगाएं और उनको भी वैक्सीनेट करें, उनको भी वैक्सीनेट करें। तो ये ह्यूमनिज्म की भावना हमारे में होनी चाहिए कि हम सेकंड पर्सन को, किसी भी सेकंड पर्सन के प्रति हम एक वेलफेयर की, एक कोऑपरेशन की भावना रखें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी का हम सेफगार्ड रखें। अब क्या होता है कि लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, वहाँ का डब्बा उठा के ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे, इसलिए उसको चेन से बांधना पड़ता है। बैंक में जाएंगे, पेन उठा के ले जाएंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान है। या कोई मोनूमेंट देखने जाएंगे, रेड फोर्ट वगैरह, वहाँ पे लिखाएंगे राहुल लव्स मीनू, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान है। ये सब हम नहीं करेंगे, सेफगार्ड करेंगे उसको, ये संपत्ति सबकी है। वायलेंस नहीं करेंगे, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दंगे फसाद होते हैं, बसों को जला दिया जाता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी का फॉलो करना नहीं है, फॉलो करना नहीं है। ट्रेन में बैठे किसी नुकीली चीज़ से सीट फाड़ दी, ये फंडामेंटल ड्यूटी का फॉलो अप नहीं है। To strive toward excellence in all sphere of individuals and collective activities so that nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement, कि हम खुद में इतनी काबिलियत भर लेंगे कि उससे पूरे देश का नाम रोशन होगा। हम एक्सीलेंस की तरफ भागेंगे, जैसे 3 इडियट्स में रेंचो बोलते हैं ना कि एक्सीलेंस की तरफ भागो, वैसे भागेंगे। जैसे लता मंगेशकर ने अपनी गले को इतना डेवलप किया कि उनकी आवाज़ से उन्होंने पूरे विश्व में ख्याति पाई। ए आर रहमान अपने म्यूज़िक से पूरे वर्ल्ड को मंत्रमुग्ध किया, चार्म्ड किया। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग से पूरे वर्ल्ड में जलवा दिखाया। न सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि कलेक्टिव एक्टिविटी में भी हम करेंगे। जैसे टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते, हॉकी का वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक्स जीते, ध्यानचंद के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अपने आप को इतना डेवलप करेंगे कि हमारा भी उससे बेनिफिट होगा, हमको शोहरत मिलेगी, ख्याति मिलेगी, पैसा मिलेगा, एटसेट्रा, और देश को भी
देश का भी नाम रोशन होगा। अभी अभी मिल्खा सिंह जी एक्सपायर हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने अपने इंडिविजुअल एक्सीलेंस को डेवलप किया और देश का नाम रोशन किया। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, कितने नाम हैं। ये तो स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में दे रहा हूँ, आप साइंस एंड फील्ड में भी ले सकते हो, चाहे होमी जहांगीर बाबा हो या अब्दुल कलाम आज़ाद हो। आप पॉलिटिक्स में भी ले सकते हो, हमारे नरेंद्र मोदी हो या इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो, सब ने अपनी इंडिविजुअल एक्सीलेंस को डेवलप किया, तो उन्होंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा किया। 11th जो ड्यूटी है वो है कि हर पेरेंट की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, स्पेशली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को बेसिकली 8th क्लास तक एजुकेशन वो प्रोवाइड करें। मतलब हर माँ बाप की ये जिम्मेवारी है। ऐसा ना हो कि माँ बाप जो हैं खेतों में बच्चों को काम करने लगा लें, या दुकान पे बिठा लें, या फैक्ट्री में बिठा लें, या माँ बाप एक्टर हैं तो चाइल्ड एक्टिंग में लगा दें, या माँ बाप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको टूर एंड ट्रैवल्स पर ही रखें कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा बच्चा। ऐसा कुछ ना हो। 6 से 18 क्लास तक एक एलिमेंट्री एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन हर बच्चे को मिल जाए, इसलिए ये ड्यूटी लगाई गई है कि हर माँ बाप, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे सिंगल फादर हो सिंगल मदर हो, उसकी ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि वो देश का फ्यूचर है। देश का फ्यूचर है। अगर उसको वो एजुकेशन नहीं मिल पाती तो वो देश के काम नहीं आ पाएगा, कल को देश के काम नहीं आ पाएगा। तो ये जो 11th ड्यूटी है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने ऐड किया था। बाकी सारी जो थी वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड की थी, जो 10 ड्यूटीज थी। 11th ड्यूटी जो थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने ऐड की थी। तो ये आपको याद रखना है। क्यों की थी? क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 21A भी डाला था, जिसमें 6 to 14 ईयर्स को राइट टू एजुकेशन दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी अमेंडमेंट किया गया था, जिसके थ्रू कहा गया था कि स्टेट जो है, यानी गवर्नमेंट जो है, वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट करती रहेगी टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6 ईयर्स। 0 to 6 ईयर्स। तो अब आपको इस ड्यूटीज़ को पढ़ने से समझ आ गया होगा कि कुछ ये हम पे बंधन बांध रही हैं कि हम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम लिविंग क्रिएचर्स के प्रति कंपैशन रखेंगे, फॉरेस्ट, लेक्स एक्सेट्रा को कंजर्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स को फॉलो करेंगे एक्सेट्रा। कुछ बंधन हम पे बांध रही है और उस बंधन से हमारा भी फायदा हो रहा है और समाज का भी। जब हम सब मिलकर अगर मान लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो हमें बस में, ट्रेन में एक अच्छा सफ़र मिलेगा, सीट्स आपको कंफर्टेबल मिलेंगी। आप कोई पब्लिक मोनूमेंट देखने जाते हो तो उस पर आपको क्लीन दीवारें मिलेंगी, उस पर राहुल लव्स मीनू नहीं लिखा मिलेगा। तो इससे समाज का, देश का और हमारा खुद का बेनिफिट होता है। और ये बंधन बांध रही है तो जो लिबरल कंट्रीज है जहाँ पे कोई बंधन नहीं बांधा जाता नागरिकों पे, जो वो करना चाहे कर सकते हैं। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे ट्रंप की फ़ोटो टॉयलेट पेपर्स पे लगा के लोग एज अ टिश्यू पेपर यूज़ करते थे ड्यूरिंग एक्सक्रीशन इन द मॉर्निंग। तो वहाँ पे कोई किसी पे बंधन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ड्यूटीज़ नहीं है। लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ है, जैसे यूएसएसआर थी, एक जापान भी एक्सेप्शन है जो लिबरल कंट्री है, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। वहाँ पे ये बंधन दिए गए हैं कि नागरिकों को कुछ अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, उनकी समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ जिम्मेवारी है, उसको वो फॉलो करनी पड़ेगी। तभी देश जो है एक डिसिप्लिन मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि यूएसएसआर में क्यों है, यूएसए में क्यों नहीं है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों जरूरी है हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके एनालिसिस पे। अब इतना जो हमने पढ़ा ये सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब हम आते हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन पे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फीचर्स क्या हैं। कुछ देखो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, नैतिक ड्यूटी हैं, दूसरे पर्सन के वेलफेयर को इंश्योर करने वाली ड्यूटीज़ हैं, जैसे लिविंग क्रीचर्स के प्रति कंपैशन रखना, भाईचारा रखना, वीमेन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना एक्सेट्रा। कुछ है सिविक ड्यूटी, एज अ सिटीजन हमारी ड्यूटी है, देश के प्रति हमारी ड्यूटी है, जैसे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना,
नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई आंच आए तो अपनी सेवाएं देना, तो ये सिविक ड्यूटीज़ है। दूसरा फीचर क्या है कि ये हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ नई ड्यूटीज़ हमने बनाई और लोगों पे थोप दी, लोगों को सिखानी पड़ेंगी ड्यूटीज़, ऐसा नहीं है। ये सारी ड्यूटीज़ हमारे कल्चर का पार्ट है। नॉन वायलेंस जैनिज्म बुद्धिज्म में मेंशन है, सत्य के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना गीता में मेंशन है। तुलसी को हम पूजा करते हैं अपने आंगन में, गौ माता को हम रिस्पेक्ट देते हैं, लिविंग क्रिएचर्स को। ह्यूमनिज्म हमारे कल्चर में है कि हमारे मंदिरों में गाया जाता है कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भी भूखा ना जाए। ह्यूमनिज्म की बात हो रही है। भिक्षा देते हुए हम कतराते नहीं है। वीमेन की डिग्निटी, नारी को सर्वप्रथम माना गया हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में। दुर्गा की पूजा करते हैं हम, इंडियन कल्चर का पार्ट है। सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्मों को हम ये मानते हैं कि सभी धर्म जो हैं दे आर लाइक डिफरेंट रिवर्स विच आर गोइंग टू मर्ज इन अ सिंगल ओशियन। सभी धर्म रिवर्स की तरह है जो अल्टीमेटली एक ओशियन में मर्ज होने वाली हैं, परमात्मा में मर्ज होने वाली हैं। तो इसीलिए हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये हमारे कल्चर का ही पार्ट है। तो ये कुछ भी नया, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसको कोडिफाई कर दिया गया, एक लिस्ट बना दी गई है ताकि हमें क्लियर रहे दिमाग में कि हमें एज अ सिटीजन क्या ड्यूटी फॉलो करनी है। उसके बाद ये जो ड्यूटीज़ है सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को ये ड्यूटीज़ फॉलो करने की हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई फॉरेनर जो है वो ये ड्यूटीज़ फॉलो करेगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो वैल्यूज़ है उसको फॉलो करेगा, गांधी जी को फॉलो करेगा, भगत सिंह को फॉलो करेगा, वीर सावरकर को फॉलो करेगा या नेहरू को फॉलो करेगा एक्सेट्रा। वो अपने कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स को फॉलो करेगा। कोई अमेरिकन है तो जॉर्ज वाशिंगटन को फॉलो करेगा या अब्राहम लिंकन को फॉलो करेगा। तो दैट दिस फंडामेंटल ड्यूटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय सिटीजन्स ओनली। उसके बाद ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगर मान लीजिए कोई इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते और कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि आप ऑर्डर दीजिए और उस पर्सन को ड्यूटी फॉलो करवाइए। अब कोई पर्सन जो है किसी भूखे को रोटी ना दे, किसी जानवर के प्रति कंपैशन ना रखे, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते कि उसको मजबूर करें कि वो मानवता दिखाए, वो कंपैशन दिखाए लिविंग क्रिएचर्स के प्रति। तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके बाद इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि काफ़ी सारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये लिस्ट इतनी एग्जॉस्टिव नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, होलिस्टिक नहीं है। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट नहीं, ड्यूटी टू वोट नहीं डाला गया कि हम सबकी ड्यूटी है कि हम सभी वोट करें। ड्यूटी टू फैमिली प्लानिंग नहीं डाला गया कि हम बच्चे कम ही करें, राष्ट्र में योगदान दें कम बच्चे करके। तो ये सब ड्यूटीज इसमें मेंशन नहीं है, तो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। उसके बाद क्रिटिसिज्म है कि वेग एम्बिगुअस है, डिफरेंट ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। अब फ्रीडम स्ट्रगल की आइडियल्स क्या हैं? एक गांधी का आइडियल है जो नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, एक भगत सिंह का आइडियल है जो वायलेंस में बिलीव करता है, एक वीर सावरकर का आइडियल है जो हिंदुत्व की बात करता है, एक एम.एन. रॉय का आइडियल है जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की बात करता है। तो किस आइडियल्स को हम फॉलो करें? देयर आर डिफरेंट आइडियल्स विच आर अवेलेबल टू अस, किसको फॉलो करें? अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बोल दिया गया कि फॉलो करो। कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी किताब है। मॉरल परसेप्ट्स है, ज्ञान है सिर्फ कि भाई विमेन के प्रति डिग्निटी दिखाओ, लेकिन करता कोई नहीं है। अगर करता तो रेप के केसेस क्यों होते, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस क्यों होते, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस क्यों होते?
एसिड अटैक के केसेस क्यों होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस क्यों होते हैं? कोई पेनल्टी पनिशमेंट नहीं है इसकी, पेनल्टी पनिशमेंट नहीं है। आप सड़क से जा रहे हो, किसी कुत्ते को अपने पत्थर फेंक दिया, तो क्या पनिशमेंट दें आपको? कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। ये भी बोला जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो सिटीजन्स हैं लॉ अबाइडिंग है, वो अपनी ड्यूटीज़ का पालन कर रहे हैं। जैसे आप हैं, मैं हैं, आप जैसे मान लीजिए सड़क पे जा रहे हो, आपने कोक पी, आप उसको सड़क पे नहीं गिरोगे, आप उसको डस्टबिन में ही गिरोगे, अपनी जेब में पाके घर ले आओगे, अपनी डस्टबिन में गिरोगे। आप मैं सभी जो हैं लॉ अबाइड कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो इसीलिए हम वो डस्टबिन में नहीं गिर रहे। क्योंकि अगर इतना सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो इट्स बिकम अ पब्लिक न्यूसेंस, डेंगू मलेरिया पैदा होगा, पब्लिक एस्थेटिक्स ख़राब होती है, पब्लिक रोड्स को यूज़ करने की एफिशिएंसी ख़त्म होती है, एक्सेट्रा। तो मेजोरिटी तो हम लॉ अबाइडिंग है, तो हमें फालतू का क्यों ज्ञान दिया जा रहा है कि ये फॉलो करो वो करो, जब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? तो फिर हम पे क्यों नुक्ताचीनी की जा रही है? तो ये भी एक आर्गूमेंट है, क्रिटिसिज्म है। ये कुछ क्रिटिसाइजर का मानना है कि ये अननेसेसरी है। जब 99% लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनको बारी बारी याद दिलाने की क्या जरूरत है कि तुमको फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करनी है। और ये बोला जाता है कि जब तक लोग सेटिस्फाई हैं वो कभी भी फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए 26 जनवरी को कुछ हुआ, आपने देखा दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जब तक किसान जो थे, किसी ने भी किया मुझे नहीं पता, फार्मर्स जो थे सेटिस्फाइड थे, तब तक उन्होंने कोई हल्ला नहीं किया। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि उनका सर्वाइवल, उनकी लाइवलीहुड डेंजर में है, तो उनको फोर्सफुली दिल्ली में आना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा। तो स्टेट को, गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि वो लोगों को खुश रखे, सेटिस्फाइड रखे, हैप्पी रखे, उनकी हर जरूरतों को पूरी करें, ताकि उनको मजबूर होना ही ना पड़े कोई भी ऐसा काम करने में जिससे फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होता है, एक सिटीजन की ड्यूटी का उल्लंघन होता है। तो यहां पे बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो है एक हेडमास्टर की तरह हो गई है, वो सिटीजन्स को डूज एंड डोंट सिखा रही है, अगर वो नहीं करेगी तो पनिश करेगी, एटसेट्रा। इस तरीके का काम हो गया है। मतलब कुछ लिबरल थिंकर्स का मानना है कि अमेरिका यूके की तरह हम भी लिबरल की तरह रहे, हम आज़ाद हैं, एक एक इंसान आज़ाद है, तो उसको सिखाया ना जाए कि तूने क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर फोर्स ना किया जाए कि तुझे ये करना है ये नहीं करना। उस पर हम भरोसा रखें, वो जो करना चाहे उसको करने दें, और उस पर हम भरोसा रखें कि जब जरूरत होगी देश को वो अपना योगदान देगा। तो एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर हम ना बने, सरकार जो है एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर ना बने। नेवरदलेस फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस भी बहुत है। पहली, ये सिटीजन्स को रिमाइंडर है कि जब उनको अधिकार दिए गए हैं कुछ भी बोलने का, कहीं भी रहने का, कहीं भी घूमने का, इक्वालिटी का, किसी भी धर्म को फॉलो करने का, एक्सेट्रा, तो उनकी ड्यूटीज़ भी हैं कि वो किसी भी दूसरे इंसान को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। बस सिंपल सी यही ड्यूटी है। पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्रक्स ही यही है कि वो अपनी समाज को, देश को, अदर सिटीजन्स के प्रति भी ड्यूटी ध्यान रखें कि हमारे अधिकार उतने ही हैं जितने कि हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहे हो। अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब अपने कमरे में स्पीकर लगाइए, डांस कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन वही अगर आप बड़े वूफर लगाओगे, दूसरे बंदे को नॉइस पहुंच रही है, तो वो आपका अधिकार नहीं है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी सेलिब्रेशन को इतनी लिमिटेड रखें कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए जब वो रेगुलेशंस आती हैं कि 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते, तो वो आपको फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली फॉलो करने के लिए वो ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करोगे उस ऑर्डर के थ्रू। ये हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, कमिटमेंट देते हैं कि हम सोसाइटी के वेलफेयर को, देश के वेलफेयर को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, तरजीह देंगे। हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को।
तो एक डिसिप्लिन नागरिक हमें ये बनाते हैं। एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी करने से रोकते हैं, जैसे कि एंटी सोशल एक्टिविटी है किसी लड़की पे एसिड अटैक गिरना। निर्भया कांड जो था वो एंटी सोशल एक्टिविटी था। एंटी नेशनल एक्टिविटी जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट है या नागालैंड मूवमेंट है, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं। तो हमें ये रिमाइंड देता है कि हमें ये सब नहीं करना, हमें इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है। और ये हमें एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाते हैं इन नेशन बिल्डिंग। आपने रंग दे बसंती में डायलॉग सुना होगा कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहती हैं कि अगर आप ये 11 स्टेप फॉलो करते हो तो आप एक परफेक्ट देश का निर्माण करने में योगदान दे रहे हो। आप अपने बच्चों को स्कूल बेच रहे हो तो आपने योगदान दे दिया। आपने फॉरेस्ट लेक इस देश के बचा लिए तो आपने योगदान दे दिया। आपने इंडिविजुअल एक्सीलेंस डेवलप की, आपने योगदान दे दिया। तो ये उसी की बात करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कोर्ट्स क्या करती हैं, इस फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट भी करती हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम का ऑर्डर जो था सुप्रीम कोर्ट का द्वारा आया गया था कि नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में बजाया जाएगा और लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी बाय स्टैंडिंग वाइल नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने का वो ऑर्डर था। कोई भी अगर एक्ट बनता है, जुडिशियल रिव्यू का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो देखती है कि कोई भी पार्लियामेंट ने अगर कानून बनाया हो या गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर जारी किया हो, वो देखती है कि ये जो कानून है या ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसको वो रिजेक्ट कर देगी, स्ट्रक डाउन कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो जब जुडिशरी के पास ऐसे केसेस आते हैं तो जुडिशरी देखती है कि अगर वो कानून फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट कर रहा है तो उसको वो रिजेक्ट नहीं करती, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक कानून में लिखा गया है कि नेशनल फ्लैग को जो डिसरिस्पेक्ट दिखाएगा उसको जेल हो सकती है। तो ऐसा कानून अगर जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो उसको वो स्ट्रक डाउन नहीं करती, उसको ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानती। तो इसीलिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज की सिग्निफिकेंस है कि कोर्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को अपहेल्ड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं जब भी कोई ऐसा कानून ऑर्डर बनता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करेगा। और इनफैक्ट खुद भी ऐसे ऑर्डर देती है जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट होती है। जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया कि पटाखे हम दिवाली पे, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे नहीं बजाएंगे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करने का ही ऑर्डर था। उसके बाद है कि लॉ के थ्रू हम इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। डायरेक्टली तो ये इन्फोर्स नहीं कर सकते। भी मान लीजिए हम कोई अंधविश्वास रख रहे हैं तो हम उसको बोलें कि तुमने फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर दिया। कोई कह रहा है कि भाई हवन करेंगे उससे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसी न्यूज़ आई थी कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे लोग थे जो हवन कर रहे थे और हरियाणा में ऐसे लोग थे जो हवन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि उस हवन से कोरोना वायरस मर जाएगा। अंधविश्वास है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब उसने फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट किया है। अब उसको इन्फोर्स करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि उसको बंद करो। बट अगर ऐसा कोई कानून है जो फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट कराता है तो उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। मान लीजिए कानून है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, कोई डोरी ले रहा है तो अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप जा सकते हो इन दी कोर्ट। चाइल्ड मैरिज की जा रही है लड़की की, एक बच्ची की जो 18 साल से कम है, एक बुड्ढे के साथ मैरिज की जा रही है, वुमेन डिग्निटी के खिलाफ है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है। तो आप उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून या ऑर्डर जारी कर दिया गया है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं जा सकते, बट इनडायरेक्टली थ्रू टेकिंग रिकॉर्स ऑफ लॉ और ऑर्डर यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन गो टू द कोर्ट। और इसी तरीके से पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटी को लीगल सैंक्शन दे देती है, लॉ का रूप दे देती है, जिससे पेनल्टी पनिशमेंट दी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट।
ये एक्ट पास कर दिया पार्लियामेंट ने 1971 में। उसमें सेक्शन 2 कहता है कि कोई अगर नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट दिखाता है, उसको तोड़ देता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है एक्सेट्रा, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। तो इसमें पनिशमेंट आ गई। अब फंडामेंटल ड्यूटी को जो हमारी है कि हम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देंगे, उसको अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी को आप डायरेक्टली तो इन्फोर्स नहीं करा सकते, बट इनडायरेक्टली थ्रू दिस एक्ट आप इन्फोर्स करा सकते हो। आप कोर्ट जा सकते हो सेक्शन 2 को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आपको कोई दिखता है कि सड़क पे कोई नेशनल फ्लैग को जूते मार रहा है या फाड़ रहा है, तो आप उसको कोर्ट कचहरी में खड़े कर सकते हो और उसको सजा दिला सकते हो 3 साल की। तो लॉ के थ्रू लीगल सेंक्शन आ जाता है पनिशमेंट पेनल्टी का टू दी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी। तो यानी टूथ आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को। अब इस एक्ट के थ्रू आप काट सकते हो जो भी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे एग्जांपल और लॉ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये कहता है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, यानी ह्यूमनिज्म के खिलाफ है, दूसरे समुदाय के रिस्पेक्ट के खिलाफ है, फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ है, अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको 1 से 2 साल की सजा हो सकती है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कहता है कि कोई अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई एक्ट करता है, कोई टेररिज्म करता है, नक्सलिज्म की एक्टिविटी करता है, सेपरेट स्टेट की डिमांड करता है, जो वायलेंटली डिमांड करता है, बेसिकली सेपरेट नेशन की डिमांड करता है एक्सेट्रा, तो उसको डेथ पेनल्टी और उम्र कैद भी हो सकती है और कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। इंडियन पेनल कोड कहता है कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, समुदायों के बीच में अगर कोई नफरत पैदा करता है, कोई डिसरिस्पेक्शन पैदा करता है, दंगे फसाद करवाता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। 3 साल की सजा होती है। कि कोई कहता है कि हिंदुओं जाग जाओ, मुसलमानों को खत्म कर दो, कोई कहता है कि मुसलमान तुम जाग जाओ, हिंदुओं को खत्म कर दो, मुगल राज फिर से एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा कुछ बकवास करता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। सेक्शन 344 आईपीसी कहता है कि अगर वुमेन के खिलाफ उसकी मॉडेस्टी को कोई आउटरेज करता है तो उसको 1 से 5 साल की सजा हो सकती है। कोई वुमेन पे हाथ उठाता है या इनअप्रोप्रिएट टच करता है तो उसको खिलाफ सजा हो सकती है 1 से 5 साल के। ऐसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो हंटिंग को रोकता है, पोचिंग को रोकता है, बैन करता है, नेशनल पार्क्स इस्टेब्लिश करता है जिसमें फॉरेस्ट्री को, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने के लिए ही एक्ट बना है। ऐसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाता है। जो अनऑथराइजली फॉरेस्ट को काटेगा तो उसको सजा हो सकती है, फाइन लग सकता है, तो ये भी उसी की बात करता है। ऐसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो वोट लेने के चक्कर में समुदायों के बीच में नफरत पैदा करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी को प्रमोट कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये देखो, मैंने आपको बताया पिछले सेशन में लक्ष्मीकांत की ब्यूटी है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छे से कवर करती है, किया। उसकी ब्यूटी है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी कर लेती है कवर, तो थोड़ा बहुत किया उसने, थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा, एनालिसिस भी थोड़ा बहुत कवर किया उसने, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा, बट उसके एग्जांपल्स नहीं वो देती, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो नहीं देती एक्सेट्रा। और रिकमेंडेशंस के बारे में वो बहुत कम बात करती है, तो हम अपनी क्लास में रिकमेंडेशंस को पूरा कर रहे हैं। जो भी गैप है लक्ष्मीकांत का वो हम पूरा कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो हो, एनालिसिस हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम अच्छे से समझें थ्रू एग्जांपल्स, केस स्टडीज, एनेक्डोट्स एक्सेट्रा, ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। और जो गैप है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन नहीं है और जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वो हम कवर करेंगे अपनी क्लासेस में। तो बात है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी है फंडामेंटल ड्यूटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो उसने बोला कि ड्यूटी टू वोट इन इलेक्शन, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू रेसिस्ट इनजस्टिस, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना दीजिए, इन सबको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड कर देना चाहिए। उसने बोला है कि 6 ड्यूटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, अदर 5 जो है नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव मतलब कुछ करने के लिए हमें बोल रही हैं, नेगेटिव मतलब कुछ ना करने के लिए बोल रही है, कि जैसे ना करना, वायलेंस ना करना, कुछ करना जैसे नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को फॉलो करना एक्सेट्रा। तो वो कह रहे हैं कि जो BDFHGK है, ये BDFHJK, इनको बोल रहे हैं कि एक्ट के थ्रू या ऑर्डर के थ्रू हम एक्टिवली सिटीजन्स को बाइंड करें कि वो ये ड्यूटी परफॉर्म करें, बाकी को बोले सिटीजन्स को कि वो ना करें। तो बेसिकली इन ड्यूटीज के लिए कानून बनाया जा सकता है।
जैसे टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में एक कानून बनाया जा सकता है कि किसी के पास भी कोई भी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है जिससे पता चलता है कि टेररिज्म एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी या सक्सेशनल एक्टिविटी हो सकती है, तो वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा. इट वुड बी मैंडेटरी फॉर द सिटीजन टू शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक डिटेल्ड लेजिस्लेशन ACEGI इन ड्यूटीज के लिए जरूरी है. और बाकी ड्यूटीज के लिए क्या करना है, एडुकेशन के थ्रू सिटीजन्स को अवेयर करो कि वो अपने आप फॉलो करें. उसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, अपने आप वॉलंटरली वो फॉलो करेंगे. बाकी ड्यूटीज जो है अपने आप वॉलंटरली फॉलो करेंगे. जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियाज हैं वो अपने आप फॉलो करें, लेकिन नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए कानून हो. ऐसे ही ब्रदरहुड प्रमोट करने के लिए, डिग्निटी ऑफ वुमेन को प्रमोट करने के लिए कानून की जरूरत है, लेकिन कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वॉलंटरी करें. जैसे रामदेव कर रहे हैं, श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं, सदगुरु कर रहे हैं, तो वो अपने आप वॉलंटरी करते रहें. उसमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है. जस्टिस वर्मा कमेटी क्या कहती है कि पूरा कंट्री वाइड प्रोग्राम हो, अवेयरनेस सेशंस लगाओ, सेमिनार्स लगाओ, वर्कशॉप्स अरेंज करो, सेलिब्रिटीज़ को लगाओ, पॉलिटिशियंस को लगाओ, ब्यूरोक्रेट्स को लगाओ, सब में अवेयरनेस जगा दो सिटीजन्स के अंदर रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन ना करे, सबके सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें. हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, सब में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट किया जाए. तभी आपने देखा होगा स्कूलों में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है बोर्ड पे या वॉल्स पे लिखी होती हैं, ताकि बच्चे उनको रोजाना पढ़ें और अपने अंदर ग्रहण करें. इन सर्विस ट्रेनिंग्स IAS ऑफिसर्स की, IPS ऑफिसर्स की, स्टेट सिविल सर्विस की, क्लैरिकल जॉब्स की, सब की ट्रेनिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर को इंक्लूड करो, ताकि वो एज अ रोल मॉडल सोसाइटी में जाएं, और उनको देखते हुए सोसाइटी सीखे और सोसाइटी भी अपने अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ग्रहण कर लें. तो ये हो गया. अब ये सब आपकी लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है, ये हमारा ड्यूटी थी कि आपको ये सब कवर कराया जाए. एज प्रोमिस्ड आपको हर टॉपिक के प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे. ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. देखो अब आप चैप्टर पढ़ लिया तो आप देख सकते हो कि राइट्स और ड्यूटीज़, आप देख सकते हो कि जितना हमने क्लास में पढ़ाया वो UPSC के लेवल को मैच कर पा रहा है कि नहीं, सारे क्वेश्चन उससे आंसर हो पा रहे हैं कि नहीं, वो आप देख सकते हो. प्रीलिम्स का पूछा गया पहला क्वेश्चन कि रिलेशनशिप क्या है राइट और ड्यूटीज़ में, तो आंसर है A, राइट्स एंड ड्यूटीज़ कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है. इसी तरीके से पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में क्या ट्रू है, तो इसमें आप आंसर दे सकते हो D कि कोई लॉ नहीं है इसके लिए और लीगल ड्यूटी से कोरिलेटिव नहीं है. उसके बाद आंसर पूछा गया कि सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसमें आप कर सकते हो कि राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. तो सारा हमने कवर किया है, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, डायनेमिक, सब हमने कवर किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसमें आराम से मार्क कर सकते हो कि टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. उसको नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकमेंड किया था कि ऐसी डाल दो, बट अभी तक डाली नहीं है. मेंस में भी देखो सीधा सीधा पूछ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई करो. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद आई हैं, उसको लिस्ट आप लिखो. डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. फिर वो पूछ रहे हैं कि इंडियन वे ऑफ लाइफ का पार्ट है वो कैसे हैं, उसको आप एक्सप्लेन करोगे. तो ये काइंड ऑफ कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये सारा हमने डिस्कस किया है. तो ये देखो इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आते हैं. तो कोई भी मेंस का क्वेश्चन जो है फंडामेंटल ड्यूटी का हमारे लेक्चर से बाहर नहीं गया है, और जो एक्चुअल में आएगा इस साल या अगले साल या आने वाले सालों में वो भी बाहर नहीं जाएगा. बस अब आपका काम ये है कि आज तक की करंट अफेयर जो थी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड वो मैंने क्लास में कवर कर दी. एज एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडीज़ आपको सारी बताई, और कमिटीज़ कमीशंस की रिकमेंडेशन सब मेंशन कर दी, एनालिसिस आपको पूरा दे दिया है. अब आपकी सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि इसको रिवाइज करना है, अच्छे से अपने आप को इंग्रेन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को लिखना है
और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम देंगे प्रीलिम्स के 15 क्वेश्चंस देंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसकी फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी। एक मेंस का क्वेश्चन देंगे, उसकी फाइल भी शेयर कर दी जाएगी, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी एज अ स्टूडेंट ड्यूटी है, एज अ स्टूडेंट ड्यूटी है कि अगर कोई करंट अफेयर का इशू इन फ्यूचर आता है रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी, आपको उसके बारे में अप टू डेट रहना है, बस उसके बारे में आपको अप टू डेट रहना है। हमारी क्लासेस हैं फ्राइडे सैटरडे को करंट अफेयर की क्लास, उसमें अगर ऐसा कोई इशू आता है तो हम कवर करेंगे। आज तक की जितनी भी ड्यूटीज़ के बारे में कोई करंट अफेयर का इशू था वो हमने क्लास में कवर कर चुके हैं, क्योंकि नेशनल एंथम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या फायर क्रैकर्स को ब्रैंक करने का ऑर्डर, ये सब एज अ एग्जाम्पल यूज़ होते हैं आपके आंसर में। तो मैंने आपको हर पॉइंट के एग्जाम्पल दिए हैं, रियल लाइफ, इमेजिनरी, एनेक्डोट्स, केस स्टडीज एक्सेट्रा। उसको आई होप आपने लिख लिया है और उसको आप अपने एस्से में, जीएस पेपर 2 के आंसर में, 4 के आंसर में आप इजीली लिख सकते हो, आप इजीली लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल्स जो हैं आपके आंसर को दूसरों से अलग बनाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। सो आई होप आपने इस सेशन में गेन किया होगा। तो इंटरेक्टिव क्लास नहीं थी ये, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पिन कर सकते हो। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 8929430538। उस पर आप पिन कर सकते हो। I would be ready to solve all your queries. So I wish you all happy learning and all the best to all of you.